हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग टर्माइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको टर्माइट्स का जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा दिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं कि टर्माइट्स जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है और उनकी लाइफ साइकिल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट्स ये जो आज मैं आपको देने जा रहा हूं, और इस लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा ताकि एक बार में ही आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको इस लेक्चर के बाद आपके पोर्टल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी और उस पीडीएफ को देखकर आप अपने कंसर्न पेपर में जूलॉजिस्ट के इसको लिख लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग टर्माइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जो टर्माइट्स होते हैं या जो ये वाइट आंट्स जिनको कहा जाता है या हिंदी में हम इनको दीमक कहते हैं, ये एक सोशल इंसेक्ट होते हैं। सॉफ्ट बॉडी पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाले सोशल इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जब हम इनकी लाइफ साइकिल की स्टडी करते हैं तो इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है उस पूरी लाइफ साइकिल में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, थोड़ी सी जटिलता होती है। तो हम इसकी पूरी लाइफ साइकिल को, इसके पूरे जीवन चक्र को जो है हम कुछ हेडिंग्स में, कुछ इवेंट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं वन बाय वन करके। यानी हम पूरी टर्माइट्स की लाइफ साइकिल को कुछ फॉलोइंग इवेंट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्माइट्स की लाइफ साइकिल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये सक्सेसिवली इवेंट्स ये सारे होते हैं। पहले फर्स्ट इवेंट होता है, उसके बाद सेकंड फिनोमेना, फिर थर्ड इवेंट। इस तरह से ये सारे इवेंट होते हैं। ये सारे इवेंट्स जो हैं वो अल्टीमेटली क्या है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो इवेंट इसकी लाइफ साइकिल में होता है टर्माइट्स की, उसको बोला जाता है स्वार्मिंग एंड मेटिंग। स्वार्मिंग एंड मेटिंग, ठीक है ना। सेकेंड इवेंट को हम बोलते हैं न्यू कॉलोनी या फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी। ठीक है। थर्ड इवेंट जो है डेट इज मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन। फोर्थ इवेंट जो है मॉडिफिकेशन के बाद वो है डेवलपमेंट ऑफ टर्माइट्स या डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनी। फिफ्थ इवेंट जो लास्ट इवेंट है डेट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कास्टेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कास्टेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो स्टूडेंट्स ये जो 5 इवेंट्स हैं, ये जो 5 इवेंट्स हैं, इन 5 इवेंट्स को ही ओवरऑल हम एक साथ कह सकते हैं कि ये क्या है, टर्माइट्स की लाइफ साइकिल। तो हम पूरी टर्माइट्स की लाइफ साइकिल को इस तरह से इवेंट्स में डिवाइड करके वन बाय वन करके समझेंगे और इसी तरह से हमें अपने एग्जाम में इसको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इवेंट की, जिसको बोला जाता है स्वार्मिंग एंड मेटिंग। ठीक है। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है। स्वार्मिंग एंड मेटिंग में क्या होता है, जैसा कि आपको आइडिया लग रहा होगा वर्ड से ही, स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि उड़ते हुए मेटिंग करना। ठीक है ना। या अब जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे टर्माइट्स जो होते हैं वो अपने नेस्ट में रहते हैं, टनल में रहते हैं, सुरंग बनाकर रहते हैं। तो वहाँ से वो निकल आते हैं बाहर, और बाहर आने के बाद जो मेल फीमेल टर्माइट्स होते हैं, ठीक है ना, वो दोनों क्या करते हैं, फ्लाइट करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं उड़ पाते, ये बहुत अच्छे फ्लायर नहीं होते हैं, बहुत अच्छे उड़ने वाले नहीं होते हैं। तो ये थोड़ी उड़ान के बाद, एक शॉर्ट फ्लाइट के बाद ये वापस से लैंड होते हैं, उतरते हैं। कहाँ पे उतरते हैं, किसी ज़मीन पे या किसी वुड पे उतर जाते हैं, किसी लकड़ी पे उतर जाते हैं या ज़मीन पे उतर जाते हैं, और किसी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा शेडी एरिया हो, जहाँ पे थोड़ी सी छाया हो, थोड़ा अंधकार हो, ऐसी जगह पर जाकर जो है ये वहाँ पे रुक जाते हैं। और जब एक प्रॉपर एक शेडी एरिया इनको मिल जाता है तो वहाँ पे फिर ये जो है अपनी मेटिंग चालू करते हैं, कॉपुलेशन चालू करते हैं, यानी मेल फीमेल आपस में कॉपुलेट करते हैं। इनके बीच में मैथुन होता है, प्रजनन होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसी को आप क्या बोलते हो, मेटिंग एंड स्वार्मिंग। तो स्वार्मिंग का मतलब बेसिकली क्या है, नेस्ट को यानी अपने घर को छोड़कर बाहर निकल जाना रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना। अपने स्पर्म को और अपने एग को, स्पर्म जो होता है, जो मेल इसका जो मेल टर्माइट होता है वो अपने स्पर्म को रिलीज करता है, मेल गैमीट को रिलीज करता है। ठीक है ना। तो अपने घर से निकलकर, अपने नेस्ट से निकलकर जो है उड़ते हुए, या फिर क्योंकि ये शॉर्ट फ्लाइट करके नीचे ज़मीन पे आ जाते हैं, उतर जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग कहते हैं। और मेटिंग का मतलब होता है मेल फीमेल का आपस में कॉपुलेट करना, प्रजनन करना।
ठीक है ना। तो ये पहला इवेंट हो गया स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि मेल फीमेल नेस्ट को छोड़कर उड़ जाते हैं और उड़ने के बाद जो है स्वार्मिंग कब होता है, तो यूजुअली तो रात में होता है क्योंकि ये नॉकटर्नल होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। लेकिन कभी कभी स्वार्मिंग जो होती है यानी ये जो प्रोसेस होता है मीटिंग का, ये दिन के टाइम में भी होता है, डे टाइम में भी होता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितने भी टर्माइट्स होते हैं ये कोई ट्रू फ्लायर नहीं होते हैं, बहुत अच्छे उड़ने वाले नहीं होते हैं, विंग्स होती हैं इनके अंदर, ऑलरेडी मैंने आपको मॉर्फोलॉजी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया था इनमें विंग्स होती हैं, ठीक है ना, लंबी विंग्स होती हैं नैरो, लेकिन ये फिर भी ट्रू फ्लायर नहीं होते, इसलिए थोड़ी सी फ्लाइट करने के बाद, थोड़ा सा उड़ने के बाद उतर जाते हैं, और उतरने के बाद जो है ये ज़मीन पर आने के बाद वहाँ पर मेल फीमेल जो होते हैं वो आपस में पेयर बनाते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है रॉयल पेयर। रॉयल पेयर का क्या मतलब होता है, मेल फीमेल टर्माइट जो आपस में कॉपुलेट करेंगे, जो आपस में मिलकर प्रजनन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, उन दोनों को जो है ये जो जोड़ी रहेगी इसको आप क्या बोलोगे, रॉयल पेयर बोलोगे। क्या, रॉयल पेयर, ठीक है ना। तो रॉयल पेयर कौन से होते हैं, मेल और फीमेल टर्माइट जो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हीं को रॉयल पेयर कहा जाता है, उनके जोड़े को ही रॉयल पेयर कहते हैं। तो ये जो रॉयल पेयर होता है ये किसी जगह पर, किसी लकड़ी पे या किसी ज़मीन पे या किसी भी सूटेबल प्लेस को जब ये पा जाता है तो वहीं पर ये जो है कॉपुलेशन करता है, अपना प्रजनन करता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये पहला इवेंट हो गया क्या, स्वार्मिंग एंड मेटिंग। सेकेंड इवेंट जो उसके बाद आएगा दैट इज न्यू कॉलोनी यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी। अब आपको पता है कि जब मेल फीमेल आपस में कॉपुलेट करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो उसके बाद जो फीमेल टर्माइट होगी जिसको हम क्वीन भी कहते हैं, वो क्या करेगी, वो एग को प्रोड्यूस करेगी, अंडे देगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एग कितने प्रोड्यूस होंगे, बहुत सारे एग प्रोड्यूस होते हैं, यानी एक दिन में जो है अप्रॉक्सीमेट 4,000 अंडे जो है ये क्वीन देती है, यानी अपनी पूरी लाइफ टाइम में तो मिलियंस ऑफ एग्स जो है ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वीन होती है ये क्वीन एग देती है, क्लस्टर में एग देती है, बहुत सारे एग देती है, क्लस्टर मतलब समूह, तो बहुत सारे समूह में अंडों को देती है, और इन एग से आगे चलकर निम्फ हैच आउट होते हैं। अंडों से क्या निकलते हैं, निम्फ निकलते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में निम्फ के बारे में बताया था। निम्फ जो होते हैं वो एडल्ट्स की ही तरह होते हैं, पर वो सेक्सुअली इमेच्योर स्ट्रक्चर होते हैं, वो पूरी तरह से एडल्टहुड अटेन नहीं किए होते हैं, ठीक है ना। तो और साथ साथ उनके अंदर विंग्स भी नहीं पाए जाते, विंगलेस होते हैं, उड़ते भी नहीं हैं। तो निम्फ जो होते हैं वो एग से प्रोड्यूस होते हैं, एग से हैच आउट होते हैं, एग से निम्फ पहले बनते हैं, ठीक है ना। अब ये जो निम्फ होते हैं ये आगे चलकर जो है दो तरह के स्ट्रक्चर्स में, दो तरह की कास्टेज में चेंज होते हैं। पहला वर्कर और दूसरे होते हैं सोल्जर्स, ठीक है ना। वर्कर मतलब जो काम करते हैं, जिनको हिंदी में श्रमिक कहा जाता है। सोल्जर्स मतलब जिनको हम हिंदी में सैनिक कहते हैं। तो ये दो तरह की जो कास्टेज होती हैं, दो तरह की ये जो वर्ड हो गए, जो जातियां हो गई, ये बनती हैं किससे, निम्फ से। तो निम्फ जो होते हैं वो डेवलप करके वर्कर्स बनाते हैं और साथ ही साथ जो है सोल्जर्स भी बनाते हैं। अब ये कैसे, ये एग से जो निम्फ बना वही निम्फ आगे चलकर, यानी एक जैसे सिमिलर टाइप के एग सारे होते हैं बच्चों, सिमिलर टाइप के एग से आगे चलकर इतनी तरह की कास्टेस कैसे, डिफरेंट कास्टेस कैसे डेवलप हो जाती है, इसके बारे में मैं अभी आपको लास्ट वाले पॉइंट डिफरेंशिएशन ऑफ कास्टेस में बताऊंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सेकंड वाले इवेंट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर एग से क्या बन रहा है, निम्फ बन रहा है, और निम्फ आगे चलकर डेवलप हो रहा है, और बहुत सारे निम्फ जो होते हैं वो आगे चलकर वर्कर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वर्कर्स टर्माइट में चेंज हो जाते हैं, और बहुत सारे निम्फ ऐसे होते हैं जो सोल्जर टर्माइट्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये जो वर्कर और जो सोल्जर्स होते हैं ये शुरुआत में जब एक नई कॉलोनी बनती है, एक नई कम्युनिटी बनती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये दोनों पाए जाते हैं, इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इनका काम क्या होता है, वर्कर्स का क्या काम होता है, तो वर्कर टर्माइट्स जो बनते हैं निम्फ से आगे चलकर चेंज होते हैं, उन वर्कर्स का काम होता है कि जो रॉयल पेयर है उसको फीडिंग कराना। उनके बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना। जैसे सेम ऐसी कंडीशन जो होती है जब हम लोग हनी बी पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग हनी बी की कॉलोनी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें आती हैं। बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे के लेक्चर्स में, जब मैं आपको हनी बी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग टर्माइट्स पे देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो निम्फ से जो वर्कर्स बन रहे हैं उन वर्कर्स का बहुत सारा काम होता है, जैसे कि वो रॉयल पेयर्स जो होते हैं, जो मेल फीमेल जो आपस में कॉपुलेट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको फीडिंग कराना, उनको खाना पीना उनको अवेलेबल कराना। इसके साथ साथ जो वर्कर्स होते हैं वो पूरे नेस्ट की जो है इनलार्जमेंट में जो है काम करते हैं, यानी पूरा जो उनका जो सुरंग होता है, ये क्योंकि सुरंग में रहते हैं, टनल में रहते हैं, तो इनका जो घर होता है ज़मीन के अंदर या फर्नीचर के अंदर कहीं पर अंधेरे में, तो उस चीज़ को और बड़ा करने का काम करते हैं कौन, वर्कर्स। और सोल्जर्स जो होते हैं उनका काम आपको पता है ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं नेस्ट की, यानी कि जो टनल होती है, जो ये टर्माइट्स का जो घर होता है उसकी सुरक्षा करने का काम वर्कर्स टर्माइट करते हैं। तो आपको पता चल गया कि निम्फ से दो तरह की कास्टेस बनती हैं आगे चलकर, एक तो बनते हैं क्या, वर्कर्स, और दूसरे बनते हैं सोल्जर्स।
सोल्जर्स, ठीक है ना। इन दोनों का काम भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया। अब स्टूडेंट बात करते हैं मॉडिफिकेशन। अगला इवेंट जो लाइफ साइकिल में आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी के बाद, दैट इज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो क्वीन होती है, जो क्वीन टर्माइट होती है, जो एग प्रोड्यूस करती है, उसकी जो साइज होती है वो वर्कर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। यानी क्वीन जो होती है वो सबसे बड़ी साइज़ की होती है कॉलोनी में। आप जब अगर देखेंगे क्वीन को तो वो सबसे बिगेस्ट साइज़ की होती है। क्वीन की साइज़ जो होती है वो लगभग 20 to 30,000 टाइम्स बिगर देन वर्कर्स, यानी 20 से लेकर 30,000 गुना बड़ी आकार की, बड़ी साइज़ की जो है क्वीन होती है, क्वीन टर्माइट होती है। किसके कंपैरिजन में? वर्कर्स की साइज़ की कंपैरिजन में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्वीन के अंडे कितने देती है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पर डे अप्रॉक्सीमेट 4000 एग्स देती है, और पूरी लाइफ टाइम में तो मिलियंस ऑफ एग्स का प्रोडक्शन करती है कौन? क्वीन टर्माइट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपको मॉडिफिकेशन में याद रखना है। अब स्टूडेंट बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना। तो अब आगे ये जो अंडे होते हैं, अब अंडों की बात की जाएगी। जो क्वीन जो एग प्रोड्यूस करती है, ये एग कैसे होते हैं? ये ओवल शेप के होते हैं, यानी अंडे जो होते हैं वो अंडे के शेप के, अंडे का शेप आप जान रहे होगे, ओवल शेप, यानी पूरी तरह से एकदम से गोल तो नहीं होते हैं, थोड़े से ओवल शेप होते हैं, थोड़े चपटे होते हैं, ठीक है ना। तो ओवल शेप एग्स होते हैं, लंबे थोड़े से होते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ जो स्मूथ होते हैं, अंडे कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं, यानी चिकने होते हैं, और पेल कलर के होते हैं, यानी हल्के फीके कलर के होते हैं, हल्के पीले कलर के होते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब इन एग्स का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत स्लो रेट से होता है, यानी जो अंडे इनके, जो क्वीन जो अंडे देती है वो आगे चलकर बहुत धीमी गति से विकास करते हैं, ठीक है ना। स्लो डेवलपमेंट होता है, बहुत वेरी स्लो डेवलपमेंट होता है, और अल्टीमेटली एग से क्या बनते हैं मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया था यहाँ पर जब मैं आपको न्यू कॉलोनी अभी को बता रहा था कि एग से निम्फ का फॉर्मेशन होता है, यानी एग से निम्फ हैच आउट होते हैं, यानी अंडों से क्या निकलते हैं? निम्फ निकलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो निम्फ होते हैं ये क्या होते हैं? ये बिल्कुल एडल्ट की ही तरह से दिखते हैं, लेकिन इनकी साइज जो होती है वो छोटी होती है, और साथ साथ में विंग्स नहीं पाई जाती, पंख भी नहीं पाई जाती, जबकि एडल्ट जो होता है वो पूरी तरह से विकसित होता है, उसके अंदर पंख भी होती है, वो उड़ भी सकता है ना। और साथ साथ जो निम्फ्स होते हैं वो सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो निम्फ होते हैं वो लैंगिक रूप से इमेच्योर होते हैं, वो प्रजनन नहीं कर सकते, वो अंडे नहीं दे सकते, या किसी भी तरह से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो सेक्सुअली अभी मेच्योर नहीं है, इसीलिए वो निम्फ हैं। अब जब वो सेक्सुअली मेच्योर होंगे धीरे धीरे आगे चलकर, तो वही क्या कहलाएंगे? फिर आगे एडल्ट कहलाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अंडों से धीरे धीरे विकास होता है, वेरी स्लो डेवलपमेंट होता है एक्स का, और एक्स से आगे चलकर धीरे धीरे चलकर आगे निम्फ का फॉर्मेशन होता है, निम्फ निकलते हैं, निम्फ का हैच आउट होता है अंडों से, और फिर ये निम्फ जो होते हैं वो एडल्ट्स के कंपैरिजन में स्मॉल साइज के होते हैं, दिखने में एडल्ट जैसे लगते हैं, पर इनमें विंग्स नहीं पाई जाती हैं, सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं, साइज भी इनके एडल्ट्स के कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये निम्फ धीरे धीरे आगे चलकर एडल्ट में चेंज हो जाते हैं, या एडल्टहुड को अटेन कर लेते हैं, ठीक है ना, वयस्क अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे चलकर फिर ये जो निम्फ होते हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट जो इवेंट है लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट्स का बच्चों, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कास्टेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सुनना है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। मैंने लास्ट लेक्चर से आपको शुरू में जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था टर्माइट का, तभी मैंने आपको बता दिया जैसा, ठीक है ना। बहुरूपता पाई जाती है जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कास्टेस का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को हिंदी में विभेदीकरण कहते हैं। मतलब क्या होता है कि एक सिमिलर टाइप का एग होता है, जो क्वीन होती है वो वर्कर्स के अलग टाइप के एग नहीं होते हैं, सोल्जर्स के अलग टाइप के एग नहीं होते हैं, क्वीन के अलग टाइप के एग नहीं होते, एक ही तरह का एग होता है। क्वीन जो एग देती है वो सिमिलर टाइप्स के होते हैं, लेकिन उन्हीं एग से आगे चलकर कुछ एग से आगे चलकर सोल्जर बनते हैं, कुछ एग से आगे चलकर जो है दूसरी कास्टेस बनती है, जैसे कि आपके जो है वर्कर्स बनते हैं, और कुछ एग ऐसे होते हैं जो आगे चलकर जो है जिनसे क्वीन का फॉर्मेशन होता है, क्वीन बनती है, ठीक है। और कुछ एग ऐसे होते हैं जिनसे मेल टर्माइट बनता है जो क्वीन के साथ कॉपुलेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो कुल मिला के एक सिमिलर टाइप के एग से डिफरेंट कास्टेस का फॉर्मेशन होता है, अलग अलग तरह की कास्टेस बन जाती हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनको सामाजिक कीट कहा जाता है, ये सोशल होते हैं, ठीक है ना। तो एक सिमिलर एग से डिफरेंट जो कास्टेस बनती हैं, ये कैसे बन जाती हैं, ऐसा कैसे संभव होता है? तो इसको बताने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसके पीछे रीज़न क्या है, उस चीज़ को बताने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। अलग अलग जूलॉजिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं कि क्या रीज़न है कि एक ही टाइप के एग से इतनी तरह के अलग अलग तरह के टर्माइट्स बन जाते हैं। कोई छोटे साइज़ के, कोई बड़े साइज़ के, कोई वर्कर्स हो जाते हैं, तो कोई सोल्जर्स हो जाते हैं, तो कोई सेक्सुअली मैच्योर फीमेल क्वीन बन जाती है, तो कोई सेक्सुअली मैच्योर मेल बन जाता है। तो ये इतनी तरह के कास्टेस कैसे बन जाते हैं? तो इस चीज़ को बताने के लिए जो थ्योरीज दी गई, जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं,
हम लोगों को उन थ्योरीज को बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम यूजी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उन सारी थ्योरीज का जो कंक्लूजन है, उन सारी थ्योरीज का जो बेस है, वो ये है कि कुछ बातें हैं जो उन सारी थ्योरीज में कही जा रही हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग जूलॉजिस्ट देते हैं, ठीक है ना। तो ये बताने के लिए कि सिमिलर एक्स से डिफरेंट डिफरेंट कास्टेस कैसे बन जाती हैं, ये बताने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई, बहुत सारी जो सिद्धांत दिए गई, परिकल्पनाएं दी गई, उन सारी थ्योरीज का जो एक बेस होता है, वो सब जो आधारित है जिस बात पर, वो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स के कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से ऐसा होता है। ध्यान से सुनिएगा, तरह तरह के हार्मोन्स होते हैं, टर्माइट्स की बॉडी में बनते हैं, और उन हार्मोन्स के आपस में इंटरैक्शन की वजह से, आपस में प्रतिक्रिया की वजह से जो है कास्टेस बनती हैं, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, वर्कर्स बन जाते हैं, कुछ एक से आगे चलकर सोल्जर्स बन जाते हैं, कुछ एक से आगे चलकर क्वीन बन जाती हैं। तो ये जो सेक्स डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन्स। ये एक वजह हो सकती है जो अलग अलग थ्योरीज में ये ऐसा बताया जाता है। साथ साथ जो फेरोमोन्स होते हैं, आपने इंसेक्ट में फेरोमोन्स पढ़ा होगा बच्चों, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अलग से एक लेक्चर दूंगा आगे, और उसमें मैं आपको डिटेल फेरोमोन्स के बारे में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आज इस लेक्चर में उसको पढ़ाने का कोई वो नहीं है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक होता है। फेरोमोन्स जो होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट रिलीज करते हैं, ठीक है ना, जैसे जो चींटियाँ होती हैं वो भी रिलीज करती हैं, और बहुत सारे होते हैं ऐसे इंसेक्ट जो फेरोमोन्स को रिलीज करते हैं। तो फेरोमोन्स का फॉर्मेशन होता है, और इससे पहले मैंने आपको पता है कि डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं, उनके कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से सेक्स डिफरेंशिएशन होता है, कास्ट डिफरेंशिएशन होता है। फेरोमोन्स के रिलीज होने की वजह से कास्ट, फेरोमोन्स के इफेक्ट की वजह से कास्ट डिफरेंशिएट हो जाती है। और साथ ही साथ फूड की जो अवेलेबिलिटी है, फूड उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, फूड कितना उपलब्ध है, भोजन कितना उपलब्ध है, तो भोजन की उपलब्धता जो है वो भी डिसाइड करती है कि कास्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। यानी ये फैक्टर भी यहाँ पर काम करता है, क्या कि फूड की अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, फूड कितना अवेलेबल है उस हिसाब से कास्ट डिफरेंशिएशन होती है, ये भी एक बड़ी बात है। और इसके अलावा स्टूडेंट जो सोशल बिहेवियर है, सामाजिक जो व्यवहार होता है इनका, ये भी आगे चलकर जो है कास्ट के डिफरेंशिएशन का बेस बनता है, ठीक है ना। तो जो डिफरेंट थ्योरीज हैं जो ये बताती हैं कि कास्ट डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एक सिमिलर टाइप के एक से कैसे तरह तरह के कास्टेस डेवलप हो जाती है टर्माइट्स की, उन सारी थ्योरीज का जो बेसिस है, जो कॉन्सेप्ट है, जो कंक्लूजन है, वो यही है कि हार्मोन्स के कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से, फेरोमोन्स के इफेक्ट की वजह से, फूड की अवेलेबिलिटी भी कास्ट के डिफरेंशिएशन को कॉज करती है, और साथ ही साथ जो है सोशल बिहेवियर जो होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कास्ट के डिफरेंशिएशन का। आपको समझ में आ रहा है सारी बातें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब थोड़ी सी बात और करते हैं सेक्स डिफरेंशिएशन या सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लिंग का निर्धारण होना, ठीक है ना। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट यानी स्पर्म जो होता है, जो मेल टर्माइट्स के अंदर होता है ना, वो जो मेल गैमीट होता है उसके अंदर केवल सिंगल सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है एज कंपेयर टू फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट में एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है, लेकिन मेल गैमीट के अंदर एक पेयर नहीं बल्कि केवल और केवल सिंगल सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो जो मेल होता है उसका अगर हम जेनेटिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम मेल के जेनेटिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, टर्माइट्स के, मेल टर्माइट के जेनेटिक स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं AAX से, ठीक है ना। AAX का मतलब, ये A मीन्स क्या है, दिस इज ऑटोसोम्स, एंड X मतलब X क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, सिंगल सेक्स क्रोमोसोम है, केवल एक X है। तो AAX इज द जेनेटिक स्ट्रक्चर, इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ मेल टर्माइट। इसी तरह से जो फीमेल टर्माइट्स होती हैं, फीमेल टर्माइट्स का अगर हम जेनेटिक स्ट्रक्चर उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए हम XXAA, ठीक है ना, या हम इसको ऐसे लिखें AAXX, ठीक है ना, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर AA क्या है, ऑटोसोम्स हैं, और XX क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, A इज इक्वल टू ऑटोसोम्स एंड X इज इक्वल टू सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो मेल में सिंगल सेक्स क्रोमोसोम है, जबकि फीमेल में वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, जैसे एज यूजुअल होते हैं सब एनिमल्स के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, आपको पता है ना ये सारी चीजें, लेकिन मेल में यहाँ पे नहीं ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन या केमिकल, आपका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है टर्माइट्स का वो ये हो जाएगा। तो हम टर्माइट्स के जेनेटिक स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात में स्टूडेंट्स।
तो ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई, सारे इवेंट्स बताए, ये सारे इवेंट्स ओवरऑल मिलकर क्या कहलाते हैं? लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट्स। तो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको आपके पोर्टल पर प्रोवाइड कर ही जाएगी, वहाँ से आप इसको देखकर पूरा लिखेंगे। वहाँ पे इसका डायग्राम भी बना हुआ है। डायग्राम में डिफरेंट कास्टेस को भी दिखाया गया है, तो उन कास्टेस का जो डायग्राम है उसको बहुत अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा और एग्जाम में भी आप इसको बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लिखेंगे। नोट्स भी आपको समझ में आएगी और मेरा लेक्चर ही मुझे लगता है काफ़ी, अगर आप इस लेक्चर को ही ध्यान से सुन लेंगे तो आपको नोट्स पे बहुत डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और आप अपने खुद की लैंग्वेज में जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम में इसको लिख पाएंगे। क्या चीज़? लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट्स। नोट्स से केवल आपको डायग्राम देख लेना है, लिखना आपको सारी चीज़ें खुद से ही है, हेडिंग्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है सीरियल वाइज। हो गया ना? समझ में आ गया? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट टर्माइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टर्माइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया? लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट्स। ठीक है, थैंक यू।